एनसीएलटी के विषय में आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ पिछले 4 सालों से एडवोकेट के तौर पर कार्य कर रही हैं बल्कि लोगों को एनसीएलटी के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। आइए बात करते हैं साक्षी आसवानी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं साक्षी आसवानी जी से, जो कि लीगल एडवाइजर हैं और कॉर्पोरेट के मैटर्स को देखती हैं, साथ ही एजुकेटर भी हैं। एनसीएलटी में काफी एक्सपीरियंस भी रखती हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एडवोकेसी की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? मैं जब 11th-12th जब एंटर कर रही थी तब सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं अपने जी। तो तब मुझे समझ आ गया था कि मार्केट में बड़ा कंपटीशन है। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो पढ़ाई एक जरिया बन सकता है। और मेरी मदर बड़ा मुझे पुश करती थी पढ़ाई को लेके कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई से ही आगे अपने बढ़ सकते हैं। और फैमिली का काफी सपोर्ट होता था जब पढ़ाई की बात होती थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया था पढ़ाई में और मार्क्स स्कोर करने में, कंपटीशन में आगे रहने में, एक लीडर बन के रहने में 11th-12th से ही। तो तब मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है और पढ़ाई करनी है। बस 12th क्लियर करने के बाद ग्रेजुएशन ऑप्ट की और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर लिया। जी, तो आप एनसीएलटी में काफी एक्सपीरियंस है आपको, आप इसी में काम करती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एनसीएलटी है क्या? एनसीएलटी में पहले बताना चाहूंगी कि एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बेसिकली ये एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है, ये ऐसा एक कोर्ट है, जैसे हमारे सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, वैसा एक एनसीएलटी एक कोर्ट है जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारे गवर्नमेंट ने हमें लॉ में एक एस्टैब्लिशमेंट दिया है, एक जुडिशियल बॉडी का, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के मैटर हैंडल करते हैं। और एक स्पेशल क्वाजी बॉडी, जुडिशियल बॉडी हम इसे कहते हैं, कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया गया है कि अगर किसी कंपनी को कोई इशू है, कुछ मैटर्स को लेके अगर उनको कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो एनसीएलटी जा सकते हैं। अच्छा, ये एनसीएलटी का जो हम बोलेंगे कि ये कैसे आया है, तो ये बेसिकली पिछले 14 ईयर्स से चल रहा है कि एनसीएलटी लाना है, एनसीएलटी चाहिए हमें, कंपनीज के एक अलग से कोर्ट होने चाहिए। तो इसको लाने के लिए 2016 में 1 जून 2016 को ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, मतलब आ गए थे, एनसीएलटीज बन गए थे हमारे इंडिया में। और ये कंपनीज एक्ट हमारा जो है 2013 में, उसमें 408 सेक्शन में इसका हमने कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया था कि एनसीएलटी होने चाहिए। तो ये बेसिकली हैंडल करते हैं कंपनीज के केसेस। अब इनके जो जजेस वगैरह होते हैं, जो इधर पे जो न्याय दिलवाते हैं हमें, वो भी हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब एनसीएलटी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने हमें एनसीएलएटी भी दिया है। जैसे हाई कोर्ट से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, हाई कोर्ट के जजमेंट से आप खुश नहीं है, आप अग्रीव्ड है हाई कोर्ट के जजमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एनसीएलटी के केस में ऐसा होता है कि आप एनसीएलएटी जा सकते हैं। एनसीएलएटी है एक नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो आप अपील के लिए एनसीएलएटी जा सकते हैं। वो 400 न्यायालय हो गया। जी, अपर न्यायालय 410 सेक्शन में, कंपनीज एक्ट के 410 सेक्शन में फिर हमने एनसीएलएटी को भी पार दे दी। ओके, तो एनसीएलटी का न्यायालय है कहाँ? अच्छा, एनसीएलटी हमारे इंडिया में हर स्टेट के लिए बनाए हुए हैं। अब जो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके लिए पहले हमारे एनसीएलटी थे गुजरात में, अहमदाबाद में हमारा एनसीएलटी था, जहां हमारे मैटर्स होते थे। रिसेंटली लास्ट ईयर अब हमारा एनसीएलटी इंदौर में बिल्ड हो गया है। तो अब अगर हमें जबलपुर, बीड, भोपाल, ग्वालियर, ये सारे जो हमारे एमपी की सिटीज हैं, उन सबको अगर कंपनीज के मैटर्स को लेके कोई इशू है तो वो इंदौर बेंच में ही हैंडल होंगे। ओके, तो ये बताइए, जैसा अभी आपने बताया कि कंपनीज के लॉ हैं एनसीएलटी में, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें जा सकती हैं कंपनीज, लेकिन मतलब ये न्यायालय अलग क्यों है? क्या जरूरत पड़ी कि कंपनीज को अपने अलग न्यायालय बनाने की? इनके फायदे क्या है? अच्छा, कंपनी लॉ
ने जब कंपनी लॉ बना उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक कंपनी पे अप्लाई होते हैं, कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में, शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के, या दो कंपनीज को आपस में मर्ज होना है, या एक प्राइवेट कंपनी है उसे अब पब्लिक कंपनी बनना है, किसी को अपनी कैपिटल कम करानी है, किसी को अमलगमेशन कराना है। तो ये सब मैटर्स के लिए लोग सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का जरिया ढूंढते थे, तो उन्होंने एनसीएलटी लेके आया। एनसीएलटी बनाने का फायदा एक ये है कि आप समझिए कि सिंगल विंडो हो गई, क्योंकि कंपनीज के लिए एक सिंगल विंडो हो गई कि वो इजीली सिर्फ उनके पास है एनसीएलटी, वो जाएं अपना काम करें, और जजेस भी कंपनीज के ही केसेस हैंडल करेंगे, तो बड़ा ही स्पीडी डिस्पोजल हम बोलते हैं कि बड़ा ही टाइम लगता है हमारे नॉर्मली कोर्ट में, वो नहीं वो कम लगेगा, कम समय में स्पीडी आपको न्याय मिल सकता है। और मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा है कि मैंने कुछ ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं जो 6-6 महीने में भी सॉल्व हो गए हैं, 6-6 महीने में लोगों को न्याय मिल गए हैं, 8-9 महीनों में, जहाँ की बाकी कोर्ट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसका एक और है कि जैसे हर चीज के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तो इससे हाई कोर्ट का भी बर्डन थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर एनसीएलटी बनाएंगे तो हाई कोर्ट के पास जितने सारे मैटर्स जाते थे अब वो एनसीएलटी के पास जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एनसीएलटी में आपका स्पेशलाइजेशन किस डिपार्टमेंट से? मेरा एक्सपीरियंस एनसीएलटी में एक मर्जर एंड अमलगमेशन, यानी दो कंपनीज जब जुड़ती हैं उसको मर्जर एंड अमलगमेशन, उसमें मेरा असिस्टेंस का एक एक्सपीरियंस, और मेरा मेन एक्सपीरियंस आईबीसी था। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। उसमें क्या होता है कि कंपनी अगर किसी कंपनी के साथ डील करती है और वो कंपनीज उसके पेमेंट्स नहीं कर पाती है, या एक ऐसी खुद कंपनी जो समझती है कि अब हम उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, किसी को पे करने के लिए हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं बची है, तो वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के कोड के अंदर हैंडल होते हैं कि एक कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है, तो वो इन मैटर्स, इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर हम केसेस हैंडल करते थे। ओके, तो अब 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसके बाद एट प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं अभी एज अ एडवोकेट मैं एक लॉजिकल स्टार्टअप के साथ एसोसिएटेड हूँ। वहाँ पे मैं काफी सारी कंपनीज को कंसल्टेंसी देती हूँ, वहाँ मैं कंप्लायंस हेड हूँ, और मैं एक एजुकेटर भी हूँ। तो मैं आईटेक्स यादव कॉलोनी में एक इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ पे मैं कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। ओके, तो आजकल ये बताइए कि कोर्ट में जाने से लोग कतराते क्यों? नॉर्मल कोर्ट में जाने से? कोर्ट में मेरा जो लोगों से जैसे कई बार वार्तालाप होता है या कुछ बात होती है, तो लोगों का कहना है कि अरे मैम कोर्ट में बड़ा समय लग जाता है, पैसे भी लग जाते हैं, कोर्ट फीस जबकि बहुत नॉमिनल बनाई हुई है हमारे लॉ में, और टाइम को लेके ना लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, थोड़ा भरोसा वकीलों पे, लॉयर्स पे, थोड़ा भरोसा जजेस पे। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मैं पहली बार कोर्ट जाना मैंने चालू किया था, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने लॉ एक्चुअली पुणे से किया है। तो पुणे में फर्गुसन कॉलेज है, जब भी हॉलीडेज होती थी कॉलेज से, 1 मंथ की हम लोगों को हॉलीडेज मिलती थी, तब मैं जब जबलपुर आती थी तो मैं यहाँ के एडवोकेट्स के अंडर ट्रेनिंग करती थी, तो मैं उनके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जाया करती थी। तो मैंने सबसे पहले वहां नोटिस किया कि जो कोर्ट है, जो कोर्ट रूम्स होते हैं, वहां एंटर होते साथ ही हम जजेस को बाव करते हैं, जैसे एक मंदिर में हम भगवान के आगे झुकते हैं, वैसे कोर्ट को न्याय मंदिर कहा जाता है। मेरे को भी मेरे सीनियर ने यही समझाया कि ये न्याय मंदिर है, और ये जो जज हैं वो भगवान का दर्जा हमने उनको दिया है, और उनके आगे हमें बाव करना है। तो जब आप एंटर होते हैं कोर्ट रूम तब आपको बाव करना है, जब आप हियरिंग के लिए अपीयर होते तब आपको उनके सामने बाव करना है, क्योंकि वो जज है और वो न्याय मंदिर के भगवान माने जाते हैं। तो जब मैंने ये चीज समझी, तो अगर वो न्याय मंदिर है तो न्याय मिलेगा, जैसे हम भगवान पे भरोसा करते हैं वैसे हमें आई गेस हमारे कोर्ट्स पे भी भरोसा करना चाहिए। थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंटेशन उतने वीक होते हैं, कई बार एडवाइस मैं बोलूंगी कई बार लैक कर जाती है, कई बार लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, आप बहुत समय लगा रहे हैं, इतना समय हम नहीं दे पाएंगे, इतनी हियरिंग आए दिन हर महीने। अब वो हियरिंग करने का मैं बोलूंगी कि रीजन होता है क्योंकि एक जज के पास बहुत सारे मैटर्स हैं, डेली बेसिस पे लोगों की डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डेली बेसिस पे लोगों के इश्यूज हो रहे हैं, तो वो चलते चलते वो टाइम खिंच जाता है। पर मेरा मानना है कि जस्टिस मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, अरे आपने हमारा करा दिया, अरे आप, मतलब बहुत लोग बड़े थैंकफुल भी रहे हैं इस चीज को लेके। तो मिलता है, मतलब अगर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि लॉ में क्या लिखा है और लॉ क्या बात बताता है, तो लोगों को समझ आने लगेगा कि हाँ, अगर कोई कोर्ट में जाके इस लॉ को अप्लाई करेगा तो जरूर रास्ता निकल आएगा, जरूर उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने अभी बोला कि लोगों को पता हो, तो मैं
यही आना चाहूंगी कि हमारे कानून में तो काफी सारे प्रावधान हैं, लेकिन आम जन को नहीं मालूम है जी कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, और कई बार पीड़ित होते हुए भी वो कोई कदम नहीं उठाते, ना पुलिस के पास जाते हैं, ना कुछ कि ठीक है अब ये होना था हो गया। तो लोगों में अवेयरनेस आए, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगी, क्या करना चाहिए? मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जी। उनमें तो काफी अवेयरनेस है, अगर कुछ राइट्स की बात हम करें थ्रू जी, सोशल मीडिया। बिल्कुल। बाकी हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि जब स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं तो जी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को बताता है, अब वो फंडामेंटल राइट्स को लेके भी कुछ स्पेसिफिक लॉज और एक्ट्स पास हुए हैं, तो उनको लेके वो कुछ जो एक उस उम्र के बच्चे को पता होना चाहिए जी। कि 18 साल के बच्चे को ये नहीं करना है, उस चीज की इतनी सजा होती है कि 18 साल से ऊपर के बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे हमारे कोई भी लॉज हो तो उनसे कुछ बेसिक लॉज जो एक बच्चों को पता होना चाहिए वो इंक्लूड करने लग जाएं, क्योंकि जी। कुछ कॉलेजेस में तो है, जैसे टैक्स लॉज है, एनवायरमेंट लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कंपनी लॉ, ये सारी चीजें उन्होंने थोड़े और वो अगर डालना चाहें तो जी। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑप्शनल हो या परमानेंट हो, मैंडेटरी हो लोगों के लिए, जी। वो डाल सकते हैं। जी। और सोशल इवेंट्स करा सकते हैं, प्रोग्राम्स करा सकते हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बड़ा होता है। पढ़ाई में जैसे सबका इंटरेस्ट नहीं होता है कि अरे जी। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें, तो कुछ ऐसे इवेंट्स कॉलेज में अरेंज हो जिससे उनको इजीली पकड़ में आ जाए कि अच्छा ये हमारा राइट है। जी, बिल्कुल। तो कोई ऐसा केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जरूर। मैंने अपने एक्सपीरियंस में आईबीसी के केसेस हैंडल किए हैं, मोर देन 30 केसेस, 30-40 केसेस मैंने हैंडल किए अपने एक्सपीरियंस में। आईबीसी के केसेस में मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, जी। तो मैं ए कंपनी की साइड से फाइट कर रही थी उसमें। तो ए कंपनी का टाइल्स का बिजनेस था और वो टाइल्स में डील करते थे, तो टाइल्स की वो सेलिंग करते थे, और जो बी कंपनी है वो टाइल्स को खरीद के उनका पेमेंट करते थे। तो शुरुआत में उन्होंने पेमेंट करी हुई थी, कुछ 10 लाख के ऊपर की पेमेंट थी जो उन्होंने नहीं करी थी, और उसको टाइम भी साल भर 2 साल हो गया था। तो वो आए हमारे पास इस चीज को लेके कि वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं करके, और उनका टाइल्स में रेगुलरली वेंडर्स है, डीलर्स है जिनसे वो डील करते हैं। अब जब वो आए तो हमने ऑफ कोर्स पहले एडवाइस होती है कि आप उनको एक लीगल नोटिस भेज दीजिए, और हमने उनका पूरा मैटर समझा, हमने सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजा, वो लीगल नोटिस से भी उतना नहीं अफेक्ट हुए। तो जो आईबीसी एनसीएलटी के अंदर परफॉर्म होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर आप 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन बहुत कम होते हैं, 10 दिन का टाइम दीजिए उनको लीगल नोटिस भेजने के बाद, अगर 10 दिन में वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप कोर्ट आ सकते हैं। ये हमारे एनसीएलटी ने आईबीसी के अंदर कहा है। अब आईबीसी में उनको 10 दिन के अंदर नहीं आया, हम कोर्ट चले गए। अब जो एनसीएलटी है उनके मैटर्स एक्चुअली में इतनी स्पीडी होते हैं कि फर्स्ट हियरिंग हो, सेकंड हियरिंग में वो दूसरे वाले को नोटिस भेज देंगे। फर्स्ट हियर में डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाते हैं, सेकंड हियरिंग में वो पार्टी को भेज देंगे, जैसे बी पार्टी है जो हमारी, कि आपको अपियर होना है कोर्ट में। अब जब कोर्ट का नोटिस आता है तो सब डरते हैं, और फिर तो अपियर होना पड़ता है ही होने। और फिर जो उनके पेमेंट्स रुके हुए हैं 10 लाख, उनको थोड़ा रास्ता मिल गया, उनको भरोसा हो गया कि अब काम बन सकता है। अब ये जो आईबीसी है, ये लॉ काफी बड़ा है, काफी डीप में है। इसमें आगे चलते चलते अगर उस पर्सन के पास पैसे नहीं है देने के, उसका भी रास्ता निकाला हुआ है उन्होंने, कि अगर उनके पास नहीं है तो हम एक आपको कमिटी देंगे, हम आपके उसमें क्रेडिटर्स की कमिटी बनाएंगे जिन जिन के पैसे नहीं गए। तो सिर्फ एक हमारी पार्टी नहीं, ऐसे बहुत सारी पार्टी से जिनके उन्होंने पेमेंट्स नहीं दिए थे, तो अब वो देने की क्षमता ही नहीं थी उनमें, इसलिए वो नहीं दे पाए। तो अब उनके लिए एनसीएलटी ने एक अलग से लिक्विडेटर अपॉइंट किया, जो उनके पूरे जो अभी एट प्रेजेंट एसेट्स है उनकी वैल्यू निकाली। फिर वो क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, उसमें तो सब अपने अपने मुद्दे रखते हैं कि हमारा इतना पैसा रह गया, हमारा इतना पैसा रह गया। वो सब बड़ा ही फॉर्मली होता है, फुल प्रोफेशनल्स के साथ, वकीलों के बीच। और फिर एनसीएलटी फाइनली जजमेंट देते हैं कि इनको 10 लाख था तो 9 लाख तक का कुछ का अमाउंट तो उनको तुरंत मिल जाएगा। एनसीएलटी ये भी पुट करते हैं कि 10 लाख अगर आपके 2 साल तक नहीं मिले तो आप उसका इंटरेस्ट भी जोड़िए। तो ये चीज एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से बड़े फायदेमंद वाली चीज है कि उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि यदि कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हैं जो उसे जानने चाहिए ताकि उसके साथ फ्रॉड ना हो सके? अच्छा, जब एक कंपनी कोई पर्सन खोलना चाहता है तो बेसिक रूल मैं सबसे पहले बोलूंगी कि वो कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं। उसके पीछे कंपनी लॉ में काफी सारे रूल्स हैं कि आप जो नाम रख रहे हैं वो किसी और
का ट्रेडमार्क ना नहीं हो, होना किसी चाहिए। और सिमिलर एग्जिस्टिंग नेम में नहीं हो, ओके। आइडेंटिकल नहीं हो किसी के साथ। ऐसा एक रूल है कंपनी लॉ में, रूल 8, जिसमें उन्होंने ये चीजें डिफाइन की हुई है। अगर आप आइडेंटिकल रखेंगे तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी नेम एप्लीकेशन वेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो उन्हें ये रूल ध्यान रखना चाहिए कि वो जो नाम सोच रहे हैं वो उस रूल के अंडर हो, उसके जी। बाहर, उसके दायरे के बाहर ना हो। उसके बाद जब वो बना रहे हैं तो कितना पैसा वो लगा सकते हैं उतना ही वो पुट करें एप्लीकेशन में, कि वो कितना पैसा लगाना चाहते हैं, क्या बिजनेस है उनका, बिजनेस एक्टिविटी। एक कंपनी अगर कोई बिजनेस खोलना चाहती है तो वो बिजनेस उनका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। एक कंपनी एक साथ 5-6 काम नहीं कर सकती। ओके। उनका जो जो एक ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट बनता है उनका, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें उनके ऑब्जेक्ट्स इन और अराउंड उनके एक ही ऑब्जेक्ट के साथ सिमिलर होने चाहिए। मतलब आप बहुत सारे बिजनेस एक कंपनी के साथ ना करें। और उसके बाद फिर कंप्लायंसेस ऐड ऑन होते हैं कि आप सही समय पे सही टाइम की फाइलिंग्स करें, आप अपने लिए एक लीगल एडवाइजर रखें, आप ऑडिटर रखें। उसके बाद फिर आप जो रेगुलर कंप्लायंसेस है, फाइलिंग्स है, टैक्स को लेके कंपनी लॉ में काफी सारे रूल्स मेंशन्ड है उस चीज के लिए, वो सब आप फाइलिंग्स का ध्यान रखें। वो आपको एक लीगल एडवाइजर बेटर वे में ऑफ कोर्स बता पाएंगे, और उनकी मदद से आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। आप सारा काम लीगल एडवाइजर पे छोड़ दीजिए और आप बिजनेस करिए, आप अपने टर्नओवर, इनकम्स, इन पे ध्यान दीजिए। बाकी काम आपके ऑडिटर्स और लीगल एडवाइजर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, वो सब आपके लिए हेल्प करेंगे, जो आपको ये लॉ, कंपनी लॉ को कैसे फॉलो करना है वो आपको बता पाएंगे। हाँ, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए और फिर काम करिए, तो फिर काम फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। हर कंपनी अपना एक पर्सनल लीगल एडवाइजर रखती है, जैसा भी आपने बताया, तो इसकी डेली बेसिस पे क्या काम होते हैं? एक लीगल एडवाइजर होने का फायदा ये है कि जब भी कंपनी किसी के साथ भी डील कर रही है तो उसके पीछे उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की साइड से होता है, कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट डीलर की साइड से होता है। तो लीगल एडवाइजर आपको क्लियर कर पाएगा कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है जो आपके लिए फायदेमंद है, और ये कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके लिए नुकसान है। हाँ, यानी जनरल अगर कोई नहीं समझ पाए तो वो तो उनको एक्सप्लेन भी बता कर सकते सकते हैं हैं कि कि अपन ये हाँ। टर्म्स चेंज करवा जी, सकते हैं, अपन जी। इस चीज पे बात अग्री नहीं करके दूसरी बात पे अग्री करवा सकते हैं। फिर रेगुलर बेसिस पे कंपनीज में मीटिंग होती है कि हर दिन हर बिजनेसमैन आज की डेट में यही सोचता है कल क्या नया करना है, कल कैसे बिजनेस की ग्रोथ करनी है। तो वो हर मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स एक लीगल एडवाइजर आपको रख सकता है, और उस मीटिंग में बैठ के आपको लीगली वो नया बिजनेस जो आप एड ऑन कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको कौन कौन से टेक्निकल मेंबर्स लगेंगे, ये आपको लीगल एडवाइजर ऑफ कोर्स इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियली भी आपको लीगल एडवाइजर हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस कहाँ पुट कर रहे हैं, वहां पे भी कानून की जो बारीकियां हैं जो आम नहीं समझ पाएंगे, आम लोग जो, तो वो उनको क्लियर करते हुए ताकि आप कोई गलती आप ना करें, बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये बताइए कि आप एजुकेटर भी हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं आपके अकेडमी में? मेरी अकेडमी में मैं कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो मेरे बैच में आज की डेट में 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं। और इस मतलब हर 6 महीने में एक नया बैच स्टार्ट होता है इसका, और रेगुलरली चलते हैं बैचेस। तो 30-35 स्टूडेंट्स हैं जो शहर के, कुछ हम बाहर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं क्योंकि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कवर करते हैं इस कोर्स को। जी, तो ये बताइए कि कंपनी सेक्रेटरी अगर बनते हैं आपके स्टूडेंट्स, तो उनके काम क्या होते हैं? कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं अगर वो लीगल एडवाइजर ना बोले, हम उनको कंप्लायंस ऑफिसर बोल सकते हैं। कि कंपनी के एक कंपनी में एक सीईओ को जिसकी नीड हो हर जगह लीगली हेल्प करने के लिए, तो वो कंपनी सेक्रेटरी उस चीज में हेल्प कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप मुझसे स्कोप पूछेंगे तो बड़ा ही वाइडर स्कोप है, बड़ा एक्सपोजर है उनके लिए। क्योंकि वो आप सोचिए लॉ कितने एक्ट्स हैं, मैं आपको गिन के नहीं समझा पाऊंगी कि कितने सारे एक्ट्स हैं। तो एक कंपनी सेक्रेटरी करीबन जो इनकी पढ़ाई है उसमें काफी सारे एक्ट्स हैं। मतलब अभी अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें 24 एक्ट हैं, उनके पास एक और ऐसी बुक है जिसमें 18 एक्ट्स हैं। तो ये सारे एक्ट्स का नॉलेज एक कंपनी सेक्रेटरी रखता है। अब वो एक एक एक्ट पे भी अगर काम करना चालू करने लग जाए तो वो हर एक्ट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है। हर एक्ट में, अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप समझते होंगे कि कंज्यूमर को कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर के साथ अगर कोई नुकसान हो रहा है, कोई सर्विस में डेफिशिएंसी है, कोई प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी आपको हेल्प कर सकता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज एक्ट में तो ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगे, वो तो उनका बेस है।
उसके बाद फिर आते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसमें कंपनी सेक्रेटरी हेल्प कर सकते हैं आपको। कॉम्पिटिशन एक्ट, उसमें हेल्प कर सकते हैं। स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ये सारे एक्ट्स में कहीं ना कहीं अगर कंपनी सेक्रेटरी अपना रोल प्ले करते ही हैं। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी और लीगल एडवाइजर में फर्क क्या हुआ? लीगल एडवाइजर और कंपनी सेक्रेटरी मैंने जैसे आपको बताया कि वो कंप्लायंस ऑफिसर का काम करते हैं। एक कंपनी अगर कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हैं तो वो खूब सारी कंपनीज का ध्यान रखते हैं। तो कंपनी लॉ जो है मेन, उसका पूरा नॉलेज एक कंपनी सेक्रेटरी को होता है थरली। सेक्शन 1 से लेकर आखिरी सेक्शन तक वो उसकी एक एक बारीकियों पे एक कंपनी को हेल्प करते हैं। और लीगल एडवाइजर आपको जो बिजनेस करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने में, मैनेजमेंट में। और कंपनी सेक्रेटरीज आपके लिए एनसीएलटी में अपीयर भी होते हैं। ओके, उनके ये भी रोल्स हैं जी। तो अब कुछ पर्सनल से सवाल मैं आपसे करूंगी कि करियर को लेकर जब आपने ये बोला कि मुझे ये इस तरह का करियर चुनना है, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मैं जिस फैमिली से आती हूँ वो एक बिजनेस क्लास फैमिली है। मेरे फादर आपस में, मतलब मेरे पापा और 3 भाई हैं, वो भी मेरे पापा जैसे ही, बड़े पापा छोटे पापा बुलाती हूँ मैं। तो मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। मैं बचपन से देख रही हूँ कि वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। वो आज जिस एक्सपोजर में है बिजनेस को लेके, मैंने उनको शुरू से देखा है, बचपन से देखा है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। वो मेहनत करके पहुंचे और आज भी वो उतनी ही मेहनत करते हैं। तो मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि मेहनत बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको कहीं जाना है आगे तो उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। और ये मैंने 11th-12th, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने फादर जैसा बनना है, मुझे मेहनत करनी है। और मैंने अपनी मेहनत का जरिया पढ़ाई ढूंढी और पढ़ के मैं इधर तक आई हूँ। अच्छा, मेरी शादी भी एक बिजनेस क्लास फैमिली में हुई है। तो मेरे फादर इन लॉ और जो मेरे पार्टनर है वो भी बिजनेसमैन है। तो जिस ऑनेस्टी के साथ और जिस डिसिप्लिन के साथ वो लोग बिजनेस करते हैं, वो भी मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहा है। और मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि मुझे आगे भी कैसे काम करना है, कैसे हार्ड वर्क करना है। जी। तो ये बताइए कि साक्षी पढ़ाई में कैसी थी? साक्षी पढ़ाई में 11th-12th के बाद तो A1 रही है जी। और इवन मैंने LLB में भी मैं फर्स्ट क्लास डिवीजन, मतलब फर्स्ट क्लास, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारे MP में होता है फर्स्ट क्लास डिवीजन में 60% और वहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब जो टॉप स्टूडेंट्स में आता है, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, वहाँ ऐसे डिफाइंड है। तो मेरे को जो पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है LLB की, वो फर्स्ट क्लास की मिली हुई है। ओके, तो आपका विजन क्या है अगले कुछ सालों में? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं ये सब करके, मतलब मैं लॉ पढ़ती हूँ, लॉ पढ़ाती हूँ, मैं लॉ का बिजनेस करती हूँ, लॉ में काम करती हूँ, लोगों को कंसल्टेंसी करती हूँ, कई बार मैं क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ इस चीज को लेके। ये करते करते मुझे सोशल वर्क में जाना है। मुझे बीट मेरा नॉलेज हो, मेरे नॉलेज से अगर मैं किसी को हेल्प कर सकूं, कुछ बच्चों को हेल्प कर सकूं, कुछ बड़ों को हेल्प कर सकूं, कुछ एजेड पीपलों को हेल्प, मैं वो करना जरूर चाहूंगी अपने नॉलेज से। तो मैंने जो अभी तक पढ़ा है उससे मैंने काफी लोगों की इनडायरेक्टली मदद की है, पर आने वाले 5-10 साल में मैं डायरेक्टली ऐसे लोगों की मदद करना पसंद बड़े करूंगी। लेवल पर बड़े लेवल पर सोशल वर्क करना चाहूंगी। तो ये बताइए, आप एजुकेटर हैं, आप लीगल एडवाइजर भी हैं और फैमिली भी संभालती हैं, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं इसे? मैं काफी सपोर्टिव फैमिली में मैरिड हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है वो समझिए मेरी माँ ही है, वो मम्मी ही है मेरे लिए। वो मुझे बहुत कंफर्ट देती हैं घर में भी, और सपोर्ट मुझे जितना उनसे मिला है आई गेस कोई इतना नहीं देता होगा, मैं बोल सकती हूँ ये चीज। मुझे बड़ा ही कंफर्ट दिया जाता है घर में अपने। वो मुझसे बैठ के पूछती हैं कि तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं, तुम्हें क्या करना है आगे, तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो वो समझती हैं उस चीज को और वो मुझे बहुत ही आगे करती हैं कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, हाँ तुम जाओ, तुम काम करो, मेहनत करो, अच्छी चीज है। और साथ ही साथ मैं भी बड़ी, मतलब ये सब करते करते मुझे कुकिंग का भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मुझे घर पे भी थोड़ा बहुत देखना होता है। मुझे उनके साथ हाथ बटाना, उनके साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है जी। तो मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है घर में। और मेरे पार्टनर और फादर इन लॉ तो हैं ही बहुत सपोर्टिव। ऑब्वियसली अगर सपोर्ट नहीं होगा तो हम इतना काम कर भी नहीं पाएंगे, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं। तो ये बताइए कि साक्षी फ्री टाइम में क्या करती है कुकिंग के अलावा? कुकिंग तो मेरा इंटरेस्ट है ही, वो तो मैं रेगुलर बेसिस पे ही करती हूँ। मुझे घूमना बड़ा पसंद है, मैं ट्रैवल करती हूँ ईयर में एक बार। और मैं ज्यादातर शॉपिंग करना पसंद करती हूँ और मैं पढ़ती हूँ।
मैं रिसर्च में बहुत बिलीव करती हूँ, तो अगर मैं फ्री भी होती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा रिसर्च करती हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को मैं दे सकूँ। अगर मैं आपको अपना रूटीन भी बताऊं तो सुबह मैं क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद मेरा ऑफिस होता है, ऑफिस से आने के बाद मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है जब मैं रिसर्च करती हूँ कि मैं ऐसे कौन से केस लॉज पढूं, मैं ऐसे कौन से जजमेंट्स पढूं, ऐसे कौन से जो नए नए रूल्स अमेंडमेंट्स आए हुए हैं जिससे मैं अपना नॉलेज बिल्ड कर सकूं। ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, मेरा मी टाइम यही रहता है। जी। ओके, तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि दर्शकों को लगता है कि हमारा लॉ उतना अच्छा बना हुआ नहीं है, हमारे लॉ में काफी सारी कमियां हैं, हमारे जो न्याय मंदिर, जब मैं बोल रही थी कि कोर्ट रूम्स हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो हमारे लिए उतना अच्छा फायदेमंद नहीं बनते हैं। पर मैं ये बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि लॉ बड़ा एप्ट बना है, लॉ बहुत अच्छे से बना है, बहुत बारीकियों से बना है। लॉ बनने के पीछे बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जब वो पास होता है कितने सालों बाद एक लॉ अच्छे से हमारे लिए पुट अप हो सकता है, बहुत सारे राइट्स उन्होंने हमारे लिए डिफाइन किए हुए हैं। पर इसको पढ़ने वाला और इसको समझने वाला सही पर्सन आपको मिल जाए तो आपके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा हमेशा। लॉ की स्टडी थोड़ी सी डिफिकल्ट ना बोल के मैं बोलूंगी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो उन्होंने ऐसा बनाया है कि हर कोई इसे समझ सकता है, पर उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा स्मार्टली और थोड़ा लीगल बैकग्राउंड से अगर हम करें तो बहुत जल्दी आपको फायदे हो सकते हैं। तो लॉ अच्छा बना है, उसे आप ऐप्ट करिए और थोड़ा पेशेंस रखिए कि लॉ आपके लिए फायदेमंद है। हर कोर्ट, चाहे एनसीएलटी हो जो कंपनीज के फायदेमंद है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हमारा सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, हर चीज में इतनी बारीकी से छोटी छोटी चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ उन्होंने जो हमारे लिए क्लैरिटी लाती है, हमारे राइट्स को डिफाइन करती है। और हर लॉ का पर्पस हमेशा आप देखिए यही होता है, पब्लिक सेफ्टी, नेचुरल जस्टिस। तो वो चाहते हैं कि हमें हमारे लिए, सोसाइटी के लिए हमेशा जस्टिस आगे हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे साक्षी असवानी जी से, जो लीगल एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने काफ़ी बारीकी हमें बताई लॉ के बारे में, स्पेशली कंपनी लॉ के बारे में, कि हमें अवेयर किया। इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।